देखिए, हमारे बिहेवियरल साइंस में हमको पढ़ाया जाता है समथिंग कॉल्ड रिसेंसी बायस, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सफर फ्रॉम दैट कि हम थोड़ा लॉन्गर टर्म हिस्ट्री भूल जाते हैं, हम अपनी रीसेंट इवेंट्स, रीसेंट एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा डिसीजन लेते हैं. व्हाट इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड इज कि इक्विटी इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, एंड केस इन पॉइंट इज कि अगर आप 2014, 15, 16, 17, 18, 19 उस ड्यूरेशन में देखेंगे तो ऐसा कोई अच्छा माहौल नहीं था. एंड 11, 12, 13 were bad. 14, 15, 16 was relatively okay. 17 was good, but then again 18, 19 and 20 was bad. And कोविड तक, और उसके बाद के फिर कोविड के बाद के 3-1 साल अच्छे रहे. तो मार्केट में ये होता है कि आपको 10-12 सालों में कुछ ऐसे साल मिलेंगे जब ज्यादा कुछ पैसा नहीं बनता, कुछ सालों में लॉस होता है, बाजार गिरता है, और कुछ सालों में पैसा बनता है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी डिसिप्लिन. तो हर किसी को एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए आपके पास, प्रेफरेबली अ 10-year प्लान. वैसे तो जनरली इक्विटी में हम लोग बोलते हैं कि और लंबा प्लान बनाइए, बट यू नीड टू हैव अ 10-year प्लान. यू शुड रिव्यू इट एवरी ईयर, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको एक ही प्लान पे चले, लेकिन आप डिसिप्लिन रखिए. ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए. जो रिसेंसी बायस उसको कम करिए, बोथ साइड, पॉजिटिव एंड निगेटिव. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. पिछला अगर हम एक साल देखें तो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है. इक्विटी मार्केट्स एक ट्रांजिशन फेज से गुजरी हैं. पोस्ट कोविड रैली के बाद हमने देखा है कि रिटर्न्स काफी मॉडरेट हुए हैं. मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो है अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है. तो ऐसे समय पे ये समझना बहुत जरूरी है कि पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, असेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और अलग अलग जो इक्विटी कैटेगरीज हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है. तो आज के हमारे इस एपिसोड में वी हैव मिस्टर अनुपम तिवारी, हु इज अ फंड मैनेजर एट ग्रो असेट मैनेजमेंट कंपनी. मिस्टर अनुपम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं. उन्होंने अपने करियर में एक्सेस असेट मैनेजमेंट, रिलायंस म्यूचुअल फंड और पीएनबी असेट मैनेजमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ की इन्वेस्टमेंट रोल्स में काम किया है. ओवर द इयर्स उन्होंने डिसिप्लिन्ड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग रिस्क कंट्रोल्स और डिफरेंट मार्केट साइकिल्स को नेविगेट करने का काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड किया है. मिस्टर अनुपम की एक खास स्ट्रेंथ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग है, खासकर उन इमर्जिंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जिनके बिजनेस मॉडल स्केलेबल होते हैं. उनका बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है. तो इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर द रीसेंट मार्केट करेक्शन इन्वेस्टर्स जो है वो इक्विटीज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं. हम मल्टी कैप इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे एंड इट्स रोल इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, एंड बेसिकली विल टॉक अबाउट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग और वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी जरूरी होती है. हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क, वॉलिटिलिटी, और ये भी देखेंगे कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू एड कर सकती है. इस एपिसोड का एम है कि इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी मिले इन टर्म्स ऑफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क टॉलरेंस और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं. तो चलिए ये इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन अब शुरू करते हैं. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. And आज हमारे साथ again we have Mr. Anupam Tiwari, who is the fund manager with Grow AMC. Anupam, thank you so much for giving us your time again for this particular episode. We are very, very excited to have this discussion with you. But thank you so much for giving us your time. And I would, of course, like to wish all my viewers and you a very, very happy new year. I hope it's a wonderful year for all of us. Thank you, Namrata, for inviting us here. And again, Happy New Year to you and your US. Thank you so much. So Anupam, आज का जो हमारा conversation होने वाला है, we're going to talk about different aspects of investing. तो हम अलग अलग categories of funds के बारे में बात करेंगे. लेकिन I think थोड़ा recap करते हैं. Let's talk a little bit about 2025 क्योंकि of course it was a pretty nice good year for Indian equities, though the returns were not that great. We saw muted returns. But let me ask you this first question, which is, जब हम इक्विटी इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा ट्रिकी था ये साल क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल में बहुत सारा ग्लोबल अनसर्टेनिटी था, बहुत कुछ हो रहा था इन द ग्लोबल फ्रंट. इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस बारी बारी शिफ्ट हो रहे थे एंड ऑफ कोर्स रिलेटिवली म्यूटेड रिटर्न्स इन इंडियन मार्केट्स. तो at your level, at your point of view, आप ये बताइए कि अब ये मार्केट कैसी थी फॉर एन इन्वेस्टर. तो जस्ट गिव अस अ लिटिल रिकैप कि 2025 इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कैसा था.
So it was challenging, a bit uh, uh, difficult to navigate, but हाँ इवेंटफुल बहुत था क्योंकि Yeah. बहुत सारी चीजें हुई, स्टार्टिंग विथ व्हाट हैपेंड ऑन टैरिफ फ्रंट फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प, एंड देन जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उससे एक डॉलर डिबेसमेंट या डॉलर के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ, और फिर देन कमोडिटीज एंड गोल्ड स्टार्टेड डूइंग वेल. तो ये जो डिबेट्स है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है बीइंग एन इक्विटी फंड मैनेजर, राइट, एंड स्पेशली व्हेन शॉर्ट टर्म बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग. एंड अगर आप याद करें तो जनवरी से स्मॉल कैप में काफी करेक्शन हुआ. लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ जो सेकेंड हाफ जो था, अगस्त सितंबर टू दिसंबर इन 2024, एक्चुअली लार्ज कैप्स में करेक्शन हुआ था, स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन नहीं हुआ था. जी. लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू हुआ तो जैन फेब मार्च तक एक्चुअली स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन हुआ. फिर थोड़ी रिकवरी आई, बट ऑफ कोर्स स्मॉल कैप इंटर्ड इनटू अ नेगेटिव टेरिटरी, मिड कैप एंड लार्ज कैप्स वेरी पॉजिटिव. दूसरा जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने देखा कि 10 साल की मंदी के बाद चाइना में थोड़ी तेजी हुई. तो वो जो ग्लोबल एलोकेशंस थे वो काफ़ी शिफ्ट हुए, स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट के ग्लोबल एलोकेशन थे. एंड थोड़ा यूरोपियन मार्केट ने इस बार अच्छा किया कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बड़े, थोड़ा डेफिसिट इंक्रीज करेंगे कई कंट्रीज ने ऐसा कहा. जापान वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिस्कशन बड़ा ट्रिकी था कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, करेंसी वाज अ बिट डिप्रिशिएटिंग, एंड इंटरेस्ट पे बहुत क्लैरिटी नहीं थी. हालांकि वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो भी पिछले एक दो डिकेड्स का ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे. तो बहुत सारी मॉनेटरी और फिस्कल इवेंट्स जो थी वो बहुत चैलेंजिंग थी और बहुत डिफरेंट थी, और इसको गेस करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हुई हाउ टू वर्क अराउंड. बट अगर आप ब्रॉडली इंडिया में देखें तो बेसिकली व्हाट हैज प्लेड आउट इज कि हमारे जो भाव हो गए थे 2023 और 24 में, स्पेशली ऑन द स्मॉल कैप साइड, they were not supported by the numbers in let's say last 4-5 quarters. तो Q2 FY25 से ब्रॉडली अगर आप देखिए, मेजर ड्रॉडाउन्स, मेजर कटिंग इन EPS जो डाउनग्रेड्स शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे. द गुड थिंग इज दैट बाय दिस सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट जो हमने देखा तो काफ़ी हद तक वो डाउनग्रेड्स खत्म हो गए. बहुत ही कम डाउन केस हुए इस बार. अगर आप Q2 FY25 में जाइए तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर वाज अ डाउनग्रेड, राइट, एंड दिस क्वार्टर देयर वाज वेरी फ्यू इंस्टेंसेस वेयर देयर वर डाउनग्रेड्स. तो अर्निंग सब काफ़ी रियलिस्टिक लेवल पे आ गई हैं. बिकॉज ऑफ इलेक्शन इन 24 देयर वाज स्लैक इन गवर्नमेंट कैपेक्स पिकिंग अप, which to some extent has picked up in this year, what we have seen. और अभी जो डेटा आया फिजिकल डेफिसिट का वो भी एक्सपेक्टेशन से या ये कहिए ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है. तो लास्ट ईयर बाय दिस टाइम फिजिकल डेफिसिट वाज अराउंड 52%. This year it is 62. Means government is bringing back its spending. And earnings भी अब ठीक ठाक दिखने लगी हैं. Q2 के numbers were okay in terms of some growth at least. Large caps and mid caps have done better than small caps, which is true. And और reflect भी हो रहा है. तो I think एक decent correction हो गया है. So just adding on to this, of course, हमने देखा कि flat to negative performance across pockets of market, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो काफी cautious था. मतलब most investors were pretty cautious about markets last year. So please tell us कि एक इन्वेस्टर को अभी इस फेज को कैसे अप्रोच करना चाहिए. So as an investor अभी मैं क्या देख रही हूँ या मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए from 2026? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, हमारे बिहेवियरल साइंस में हमको पढ़ाया जाता है समथिंग कॉल्ड रिसेंसी बायस, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सफर फ्रॉम दैट कि हम थोड़ा लॉन्गर टर्म हिस्ट्री भूल जाते हैं, हम अपनी रीसेंट इवेंट्स, रीसेंट एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा डिसीजन लेते हैं. व्हाट इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड इज कि इक्विटी इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. एंड केस इन पॉइंट इज कि अगर आप 2014, 15, 16, 17, 18, 19 उस ड्यूरेशन में देखेंगे तो ऐसा कोई अच्छा माहौल नहीं था. एंड 11, 12, 13 were bad. 14, 15, 16 was relatively okay. 17 was good, but then again 18, 19 and 20 was bad, and COVID तक.
राइट। और उसके बाद के फिर कोविड के बाद के 3-1 साल अच्छे रहे। तो मार्केट में ये होता है कि आपको 10-12 सालों में कुछ ऐसे साल मिलेंगे जब ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बनता, कुछ सालों में लॉस होता है, बाजार गिरता है, और कुछ सालों में पैसा बनता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी डिसिप्लिन। तो हर किसी को एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए आपके पास, प्रेफरेबली अ 10 ईयर प्लान। वैसे तो जनरली इक्विटी में हम लोग बोलते हैं कि और लंबा प्लान बनाइए, बट यू नीड टू हैव अ 10 ईयर प्लान। यू शुड रिव्यू इट एवरी ईयर, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको एक ही प्लान पे चले, लेकिन आप डिसिप्लिन रखिए, राइट। ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए, जो रिसेंसी बायस है उसको कम करिए, बोथ साइड, पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट। एक जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि between, let's say, post GFC 2007-8, we have seen problem, and one important point of that was that balance sheet was bad. पोस्ट GFC इंडिया में कारपोरेट्स की, बैंक्स के NPA हो गए थे भाई 12-13, काफी प्रोजेक्ट्स स्टक थे। देन डीमॉन हैपेंड, GST हैपेंड, देन NBFC क्राइसिस हैपेंड इन 18-19, और उसके बाद फिर कोविड हो गया। ये सब होने के बावजूद 10-15 सालों में इकोनॉमी डिड ओके एंड वी डिड अ रीजनेबल कंपाउंडिंग इन इक्विटीज। तो अगर आप यहाँ से अगले 10-12-15 सालों का व्यू लेके चलेंगे, सो द ओनली गुड थिंग इज तो यू कैन हैव अ डिसेंट कंपाउंडिंग, एंड गुड थिंग इज दैट दिस टाइम अराउंड आवर बैलेंस शीट इज गुड। सो जो डिफरेंस है बिटवीन नाउ एंड लेट्स से 10 ईयर अगो इज द बैलेंस शीट। अक्रॉस द बोर्ड बैलेंस शीट अच्छी है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है हेल्दी है, बैंक्स की बैलेंस शीट अच्छी है, और कारपोरेट्स की बैलेंस शीट अच्छी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की या बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत है मार्केट में। अर्निंग्स हैव काइंड ऑफ वेयर नॉट इन सिंक विद द वैल्यूएशन। इफ यू आस्क मी, इन लास्ट 2 years or so, prices were ahead of the fundamentals. That has kind of adjusted. और शायद अब ये ब्रॉड बेस्ड रैली बहुत ज़्यादा नहीं होगी, स्टॉक स्पेसिफिक होगी जहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। तो इट वुड बिकम एन स्टॉक पिकर्स मार्केट रेदर देन जो ब्रॉड बेस्ड थी कि आप कुछ भी ले लीजिए और आपके पैसे बन रहे हैं, कोई थीम चल रही है उसमें आपके पैसे बन रहे हैं। आई थिंक दैट वुड बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर इज स्टिल इन्वेस्टर शुड थिंक विथ अ वेरी गुड डिसिप्लिन वे। इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू ना ले, उसमें दिक्कत हो जाती है और बहुत सारे गलत डिसीजंस हो जाते हैं। अगेन, फियर एंड ग्रीड जो हम कहते हैं ना कि मार्केट में आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। बोथ फियर भी होता है और ग्रीड भी होती है कि जब कोई एसेट क्लास या कोई स्टॉक, कोई सेक्टर चलने लगता है तो यू रश टुवर्ड्स इट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फोकस ऑन योर प्लान, क्रिएट गुड पोर्टफोलियो, डू प्रॉपर एसेट एलोकेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट्स। म्यूचुअल फंड में एक ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स के साथ दिक्कत है कि सही तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होता, नीदर बिटवीन एसेट क्लासेस नॉर बिटवीन अ सिंगल एसेट क्लास। कि जैसे अगर आप इक्विटी कर रहे हैं तो आपको कितना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, एंड देन एलोकेशन मिस्टेक हो जाती है। तो हम लोग के यहाँ, जैसे हम लोग एज अ फंड मैनेजर, हम लोग अपनी गलतियाँ 2 तरीके से देखते हैं कि सिलेक्शन मिस्टेक कहाँ था, एलोकेशन मिस्टेक कहाँ था। कि आपने अगर बच्चा सेलेक्ट किया, सपोज somebody invested in a small cap fund in last 5 year and he made good CAGR, बट अगर आपने एलोकेशन ही बहुत कम किया तो कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। तो यू हैव टू थिंक इन बोथ स्टेजेस कि आपको सही प्रोडक्ट, सही एलोकेशन और सही टाइम फ्रेम कैसे रखना है। तो आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू। रेस्ट एवरीथिंग we will keep on happening these kind of disturbances. I think the good thing is कि Indian economy is strong, balance sheets are strong. तो अगर आप रशिया वॉर की स्टार्टिंग से देखिए, जो भी बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट वाली इवेंट्स हुई ग्लोबली, एंड देन मिडिल ईस्ट वॉर हैपेंड, एंड देन ऑल दिस टैरिफ डिस्टर्बेंस एटसेट्रा, वी वी आर नॉट impacted much, right? There was no panic per se because of balance sheet strength that which we have now. Sure. I think this is what investors should keep in mind. Okay. Now let's dig a little deeper into this, right? तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपने बोला ऑफ कोर्स एलोकेशन सही होना चाहिए, सही कैटेगरी भी सिलेक्ट करना चाहिए फॉर योरसेल्फ, राइट? तो एक इन्वेस्टर के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम सही इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, जिससे कि एक इन्वेस्टर एक
सही दिशा में अपने पोर्टफोलियो को लेके जा पाए, सही दिशा में अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को भी पा पाए. सो टेल अस व्हाट्स द राइट पोर्टफोलियो अप्रोच एक इन्वेस्टर को लेनी चाहिए. ओके, सो आई थिंक जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, राइट. सो तो आई वुड सजेस्ट, जैसे अगर मैं अपने लिए काम करता हूँ पोर्टफोलियो एलोकेशन, अगर मैं करता है कि स्टैंडर्ड मेथड से, तो 80 to 90% पोर्टफोलियो शुड हैव एन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड एलोकेशन. 10-20% में आप कुछ कंटेक्चुअल एक्शन कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप 80-90% ऑफ एसेट एलोकेशन के लिए या सिलेक्शन के लिए सोचे, उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपके पास टाइम होराइजन की बकेट्स क्या है, कि सपोज करिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपीज यू हैव, तो आपको बकेटिंग करना पड़ेगा कि मैं कितने पार्ट ऑफ दिस 100 रुपीज आई कैन लीव फॉर हाउ मच टाइम, राइट. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, आपको ये करना पड़ेगा कि आप इसमें से कितने पार्ट के लिए क्या वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट. बिकॉज सम पार्ट यू वुड लाइक टू नॉट टू हैव एनी वोलेटिलिटी, राइट. यू डोंट वांट टू गो डाउन. सम पार्ट यू कैन लीव कि ओके आई कैन सी 20% ड्रॉ डाउन्स एटसेट्रा. जैसे जैसे टाइम होराइजन बढ़ता है, अपने आप ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी आपकी कम हो जाती है, because now you are sitting at a CAGR, so you are at a higher return, higher base of your money invested. तो सबसे पहले आप ये करने के बाद then you have to start allocating कि आपको अपनी जो आपकी desired volatility है, जैसे जिस part of your money requires low volatility, you should start investing in, let's say, debt product or hybrid products, right? or maybe very short term के लिए तो arbitrage. जिस पैसे को आप थोड़ा ज़्यादा volatility के लिए छोड़ सकते हैं, जिसमें आप ज्यादा वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं और आपके पास थोड़ा टाइम होराइजन है, उसको आप इक्विटी में करना चालू करिए, राइट. सो लेट्स से 3 to 5 year आई वुड सजेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड्स. बियॉन्ड 5 year, लेट्स से 5 to 7, 8 years मल्टी कैप और मिड कैप्स, 8 to 10 year एंड बियॉन्ड स्मॉल कैप्स, राइट. सो दिस इज ब्रॉडली यू नीड टू थिंक. इक्विटी में स्मॉल कैप्स आर मोर वोलेटाइल देन मिड कैप्स आर मोर वोलेटाइल देन लार्ज कैप्स. तो जितनी ज्यादा वोलेटाइल कैटेगरी है, आपको उसको उतना ज्यादा टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना है. दैट इज लाइक द थंब रूल, राइट. एंड देन यू टेक अ कॉल कि मैं अपने कितने पैसे के साथ कितनी वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता हूँ. सो लेट्स से यू डिसाइड कि ओके आई कैन टेक वोलेटिलिटी ओनली विथ माय 20% ऑफ मनी एंड आई कैन लीव इट फॉर 10 years. तो ओनली दैट पार्ट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप्स. यू शुड नॉट बी ग्रेडी कि इसमें रिटर्न पिछले 2-3 सालों में बहुत पैसे बने तो मैं सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देता हूँ. ऐसा नहीं करना है. तो दिस फार्मूला शुड बी फॉलोड विथ प्रॉपर डिसिप्लिन ओवर ईयर्स, irrespective of market, right? Because every 10-20 years when you complete your decade, it will work out. रिमेनिंग जो 10-20 पार्ट है उसको आप थोड़ा कंटेक्चुअल बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हैं कि कहीं अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इधर अच्छा होगा या यहाँ मेरे पास बहुत ज्यादा एलोकेशन हो गया था तो मेरे को उसको कम करना है. सो दिस इज ब्रॉडली हाउ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर शुड थिंक. ओके, वंडरफुल. सो आपने काफी कैटेगरीज के बारे में बोला. 3 to 5 years यू सेड फ्लेक्सी कैप्स. अगर हम इक्विटी की बात करें, 5 to 7 years मल्टी कैप्स, 8 to 10 years स्मॉल कैप्स एंड सो ऑन, राइट. सो लेट्स टेक मल्टी कैप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट. सो लेट्स से आप अगर हम मल्टी कैप फंड्स की बात करते हैं, ग्रो मल्टी कैप फंड वाज लॉन्च्ड अबाउट अ ईयर बैक. 1 साल हो गया है ग्रो मल्टी कैप फंड को. तो आपको क्या लगता है कि इस फंड की परफॉर्मेंस का रीजन क्या रहा है, राइट? अब टेल अस व्हाट इज द रीजन फॉर दिस परफॉर्मेंस. इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, सो वी फॉलोड सर्टेन थिंग्स. तो हमारी एक फिलोसफी है जिसको हम बोलते हैं क्यूआर, क्वालिटी एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. सो वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट वैल्यूएशन and we are disciplined about quality and capability in the company, right? So this we continue to follow and I think इससे हमको बड़ी हेल्प मिली है. देखिए क्या होता है कि कोई भी जो आपके रूल्स होते हैं, जो आपको बेसिक सिखाया जाता है, जो आपका डिसिप्लिन होता है, जनरली वो आपको खराब समय में ज्यादा बेनिफिट करता है. क्योंकि अच्छे मार्केट में गलतियां थोड़ी छुप जाती हैं, बिकॉज मार्केट इज पॉजिटिव, सो यू ऑलवेज यू कैन मेक मिस्टेक एंड स्टिल गेट आउट अनहर्ट, राइट. क्योंकि सब कुछ चल रहा होता है. लेकिन जो खराब समय होता है, अगर आप उसमें गलती करते हैं तो थोड़ी मैग्नीफाई हो जाती है पोर्टफोलियो में. बट आई थिंक जो हमारी फिलॉसफी है टू फोकस ऑन बेसिक्स. तो हमारा बिलीफ ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम एंड इट्स अ वेरी important thing for us to
understand these three words and follow them, right? This is like our strong belief. Multi-factor का मतलब ये है कि stock prices are not driven by just one factor. तो we believe in multi-factors. तो हम 4-5 चीज़ों को मिला के एक तरह से एनालाइज करते हैं कि प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस कैसा बिहेव कर सकती हैं, राइट? जनरली की तो उसमें कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, क्वालिटी, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, सेंटीमेंट, मैक्रो, एटसेट्रा, राइट? द सेकंड थिंग इज इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है कि यू कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज. तो हम पोर्टफोलियोज को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करते हैं, and that the basis for that optimization for us is valuation. That valuation helps us to optimize our portfolio. Quality and capability of a company helps us to identify the universe where we want to invest. क्योंकि हमारे लिए capability is very very important. हमारा ऐसा बिलीफ है कि capability drives growth in long run. तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट साइकिल होती है, इन्वेंट्री साइकिल होती है, फिर थोड़ा मीडियम टर्म में कैपेसिटी साइकिल होती है, but in long run only capability cycle works. So we strongly believe in that. So capability and integrity and corporate governance are very very important for us. और जो तीसरी चीज है कि मार्केट इज एन इवॉल्विंग सिस्टम, मतलब ग्रोथ पॉकेट्स चेंज होते हैं, इट इवॉल्व्स इन अ डिफरेंट फेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जो ग्रोथ है वो हमको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, ग्रोथ फैक्टर, कि वेयर वी शुड फोकस, वेयर वी शुड बी. तो इन तीनों चीजों का डिसिप्लिन जो है दैट हेल्प्स अस टू ऑप्टिमाइज अवर पोर्टफोलियो, अडॉप्ट टू द करंट सिचुएशन and focus on multiple factors to decide on which stock to own and how to value them, right? Last 1 or 2 year mein valuation also became very tricky because a lot of things were happening. So this is one reason जो हमारी QGAR philosophy है that has helped us. इससे हमको काफी मदद मिलती है, हम डिसिप्लिन रहते हैं. The second is कि we believe that multi cap product फंड मैनेजर के लिए बड़ा डिसिप्लिन होता है कि आपको बहुत ज्यादा कब क्या करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि उसके लिए केवल 25% 25% ही बचता है. 25 ईच आपको हर जगह रखना ही है. तो यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट ईच काइंड ऑफ मार्केट कैप कैटेगरी कि वेयर यू शुड ओन व्हाट, राइट? सो इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन आता है फंड मैनेजर में कि मुझे ये करना है. इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, जो फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा बड़े चैलेंजिंग होते हैं साइकोलॉजिकली, बिकॉज वी हैव आवर इनहेरेंट बायसेस, प्रॉब्लम्स, हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस. तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है कि आपको जो एलोकेशन का सिस्टम है वो ऑलरेडी मार्क्ड है कि आप जब इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक इक्वल मिनिमम एक 25% एलोकेशन आपको हर मार्केट कैप कैटेगरी में मिल जाएगा. दूसरा, तो इसके कारण क्या होता है कि इस प्रोडक्ट को रन करना बड़ा आसान होता है, राइट? As compared to other funds where you have to think about allocation all the time, here you have a decided allocation, right? And which is very good in my opinion. तो हमारे लिए ये है कि इस प्रोडक्ट को हम true to label रखें और broadly हमारा allocation on an average basis, long term average basis similar हो जाता है. Okay. Let's say around 30 to 35% or 32 to 35% each in each category. तो वो जो true to label allocation है उसने भी हमें काफी हेल्प की, क्योंकि हमने लार्ज कैप भी रखे और हमने मिड एंड स्मॉल कैप भी थोड़े ज्यादा चलाए एज कम्पेयर टू लेट्स से बेंचमार्क, क्योंकि बेंचमार्क इज 50-25-25. उसमें लार्ज कैप 50% है वेट, मिड एंड स्मॉल कैप का 25% है, बट हम जनरली ज्यादा चलाते हैं मिड एंड स्मॉल कैप एज कम्पेयर टू बेंचमार्क. तो जो फेब मार्च के बाद जो एक स्मॉल कैप्स में रिकवरी आई थी और मिड कैप्स में, उसका हमको काफी बेनिफिट मिला बिकॉज वी वर क्लियर कि हमको एलोकेशन ज्यादा रखना है. And actually during that time we were increasing our allocation. So these are two reasons, our discipline philosophy and our this true to level strategy. So basically अगर कोई ग्रो मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है उनको काफी इक्वल एलोकेशन तीनों मार्केट कैप्स में मिल जाएगा to a large extent, right? Because yes, broadly, yeah. Okay. You also spoke about small cap funds, and I think we should talk a little bit about small cap segment as well. So given the current situation, आप ये बताइए कि अभी आप ये small cap opportunity कैसे देख रहे हैं अनुपम जी? How do you look at small cap in this particular year or in times to come, एक investor के perspective से? So देखिए, generally we are positive about small and mid caps almost all the time.
right? Okay. It's just that sometimes we don't get good opportunities क्योंकि valuation ज़्यादा होता है या we are not able to get it at a good reasonable price या stocks are going through some kind of volatility in their earnings. But I have a firm belief कि next 10, 15, 20 years there would be opportunity in small and mid caps, especially in small caps. क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होंगी, प्लस जब आपकी इकोनॉमी बड़ी होती है तो आप बहुत सारे नए बिजनेसेस क्रिएट करते हैं. Yeah. So there is a very important fundamental reason to be positive about small caps over next, let's say, 1 or 2 decades. So when I'm talking about decades, it's very important to understand कि स्मॉल कैप एक डिकेडल स्टोरी टाइप की है, उसको वैसे ही देखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर भी. आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल की चीज नहीं, थिंक अबाउट 10 years एंड अहेड. तो पहले क्या है कि देयर आर सम फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स विच आर चेंजिंग फॉर स्मॉल कैप्स, और उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सबसे पहला फैक्टर है एक्सेस टू टैलेंट. लॉट ऑफ पीपल डोंट नोटिस इट. देखिए, जब अगर आप आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो आपको ये दिखेगा कि जो इंडिया का अच्छा टैलेंट होता था वो छोटी कंपनियां ज्वाइन नहीं करना चाहता था. इट वांटेड टू ऑलवेज ज्वाइन लार्जर कंपनीज, बिगर कंपनीज. big companies, yeah. बेस्ट टैलेंट तो हमेशा इंडिया से बाहर जाना चाहता था. फिर अब धीरे धीरे रुकने लगे हैं. अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि पीपल नाउ, फ्रेशर्स and experienced people put together, they want to join small companies, and a lot of freshers want to join startups. And this is a very very important thing. Talent brings capability, capability brings growth. So without talent, for a lot of smaller companies ये बहुत difficult था कि वो grow कर पाए, क्योंकि capability building के लिए आपके पास talent होना जरूरी है. So in my opinion, this is most fundamental change that is happening with small caps. Okay. ऐसा ही एक और चेंज है जो है एक्सेस टू कैपिटल. कि पहले कैपिटल नहीं मिलती थी, स्पेशली रिस्क कैपिटल. तो आप केवल बारो कर सकते थे, बारोइंग की लिमिट्स थी, आपके पास एसेट होनी चाहिए. बहुत सारे बिजनेसेस में एसेट्स नहीं होती, और ज़्यादातर छोटी कंपनियां जो शुरू से बनती हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होती. तो अगर आपको लॉस फंड करना है तो यू नीड हाई रिस्क कैपिटल. ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इन लास्ट 5-10 years, इंडिया में इक्विटी कल्चर बढ़ा है, तो फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का पैसा ज़्यादा जा रहा है बजाय फिजिकल सेविंग्स के. जी. तो उससे क्या हुआ है कि रिस्क कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है. प्राइवेट इक्विटी फंड्स खुल गए हैं, बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज डोमेस्टिक. अभी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स ओपन हो रहे हैं, और उनमें भी एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है. सो दीज गाइज विल इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्मॉलर कंपनीज, और वो 2-4-5 साल बाद लिस्ट होने को आएंगे, तब हम लोग उनमें इन्वेस्ट करेंगे. सेकेंडली, बैंक्स की हेल्थ बड़ी अच्छी है. तो जो एक एकदम छोटा कारपोरेट सेगमेंट होता है, जनरली क्या होता है, बड़े कारपोरेट्स की बैलेंस शीट हमेशा अच्छी होती है और उनके कैश फ्लोज अच्छे होते हैं. बट जो छोटी कंपनियां हैं उनको कैपिटल की जरूरत होती है, बोथ डेट एंड इक्विटी. तो 2011-12 से लेके 19-20 तक हमने एक समय देखा जब इंडिया में बैंक्स की बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती थी, तो फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम थी. छोटी कंपनियों को अब धीरे धीरे फंडिंग अच्छी मिलने लगी है, both on debt and equity side. That is very very important and a very big factor which can actually bring a lot of positivity for smaller companies over next 10, 15, 20 years. Again, I am reminding it's not a short term game, right? So you have to think in decades. जो तीसरी चीज है और जो ओवर लास्ट 5-7 years ज्यादा हुई है, वो है एक्सेस टू कस्टमर. तो हमने एक्सेस टू टैलेंट देखा, एक्सेस टू कैपिटल देखा, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेस टू कस्टमर. पहले छोटी कंपनियों के लिए कस्टमर को एक्सेस करना डिफिकल्ट था, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, पूरा रिटेल आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना वाज अ चैलेंज. फॉर B2B कंपनीज, स्पेशली इन एक्सपोर्ट्स, इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था. तो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन के कारण आपको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता था, और कस्टमर आप पे बहुत ज़्यादा आपके साथ काम करना नहीं चाहता था. तो एक्सपोर्ट्स में हमको उसका बेनिफिट अब मिल रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. डोमेस्टिकली, बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कमिंग इन, कस्टमर को एक्सेस करना बड़ा आसान है. बहुत सारे बिजनेसेस में देखता हूँ जो छोटे बिजनेसेस हैं, बट दे एग्जिस्ट ओनली ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. दे डोंट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस. स्टिल दे आर ग्रोइंग because now people are very comfortable buying and selling online. So that has become a very very good profound change. Logistics system India का काफी ठीक ठाक improve हो गया है. So that is also helping in acquiring customer across the country.
and as well as exports. गवर्नमेंट जो काफ़ी काम कर रही है टू सपोर्ट स्मॉलर कंपनीज बाय स्मूदनिंग द कंप्लायंस, supporting in terms of rules, regulation, etc., making it easy for smaller companies to grow and do business. तो ये सब बड़ी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चीजें हैं और हमें ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्स है इट विल इवॉल्व फॉर द स्मॉल कैप्स ओवर नेक्स्ट 10-15 years. More companies will come to the universe. Now the question is why now? तो देखिए पिछले लगभग 12 महीने में स्मॉल कैप्स में ठीक ठाक करेक्शन हो गया है पूरी कैटेगरी में. जो नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं या जहाँ पे कैपेबिलिटी या नंबर्स उतने अच्छे सपोर्टिव नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो गया. तो देयर इज अ नंबर ऑफ स्टॉक्स विच हैव एक्चुअली फॉलन बाय 40-50%. तो जो एक फ्रॉड था पूरे इस कैटेगरी में वो निकल गया है इन लास्ट 12 months और सो. तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक दैट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट looking at stocks and building a good portfolio. If you look at अर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो Q2 FY25 और से जो डाउनग्रेड शुरू हुए थे, सेकेंड हाफ ऑफ FY25 वाज बैड इन टर्म्स ऑफ डाउनग्रेड्स, और जो ग्रोथ रेट थी कंपनीज में वो कम हो रही थी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. थोड़ा हमारे कंपनियों को एक्सपोर्ट में भी हिट था और डोमेस्टिक कैपेक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ इलेक्शन एटसेट्रा, और जनरली थोड़ा कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब था. राइट. Q2 FY26 में हमने देखा है कि अर्निंग्स में वापस ग्रोथ आ रही है एंड इट इज स्टेबलाइजिंग. तो हमें ये लगता है कि अब यहाँ से अगर अर्निंग स्टेबल रहती हैं, विच वी बिलीव दैट नाउ जो भी पेन पॉइंट्स थे हमारे लिए एपीएस ग्रोथ के लिए, दे आर काइंड ऑफ पीकिंग आउट. तो यहाँ से इधर दे विल सस्टेन एट दिस लेवल और दे कैन इम्प्रूव. तो उस सिचुएशन में हमको ऐसा लगता है कि मार्केट में ग्राइंड but we can get good opportunities. So that is why we are launching the fund now. So both from correction perspective कि stock prices ठीक ठाक करेक्ट हो गई हैं, और अर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी हमको लगता है कि it's now coming to a stable level. तो ये दो कारण है जिससे हमको लगता है कि अभी अच्छा समय है जब एक स्मॉल कैप के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करना चाहिए. Okay. Well, that was a very beautiful answer on small caps. And I think that, when you said abhi customer availability, capital availability, talent availability, everything is there at this point. I think that's a very nice way of putting it across. So thank you for such a wonderful answer, Anupam. So, जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, आप ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कितना ज़रूरी है या कितना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर हम असेट एलोकेशन की भी बात करें, उसमें हम एक्विटीज की बात करें, विद इन एक्विटीज बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. तो हाउ डू आई फिट स्मॉल कैप इन माय पोर्टफोलियो? तो देखिए इसका कोई एकदम फिक्स फार्मूला नहीं है कि आपको 10% रखना है, 20 रखना है, 50 रखना है, 80 रखना है. जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट है स्मॉल कैप का, वो उसमें एक प्रॉब्लम है कि इट इज वेरी वोलेटाइल. और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज भी देखें, तो जैसे आप यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स देखें, वो भी बहुत वोलेटाइल है. तो ऐसा नहीं कि उनकी इकोनॉमी बड़ी हो गई है तो इसलिए उनके यहाँ स्मॉल कैप अब कम वोलेटाइल है. तो आपको अपने आप से ये प्रश्न करना पड़ेगा कि मैं जो पैसे इस फंड में डाल रहा हूँ या स्मॉल कैप कैटेगरी में डाल रहा हूँ, उसकी वोलेटिलिटी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं. राइट. एंड द वोलेटिलिटी कैन बी इन एक्सेस ऑफ 25% एट अ फंड लेवल. इट्स पॉसिबल कि आपके जो एनएवीज हैं हमारे फंड के, कभी कभार वो 25% नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ कारण होते हैं. स्मॉल कैप्स जो सेंटिमेंट होता है उससे उनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो छोटी कंपनियां, उनमें एक स्टोरी होती है. राइट. और नंबर्स धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं. तो उसमें जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उतना बड़ा नहीं होता जितना लार्ज कैप कंपनीज में होता है. तो लोगों को हमेशा डर लगता है कि अगर थोड़ी भी स्टोरी खराब हुई, मैक्रो स्टोरी खराब हुई या कोई रेगुलेशन चेंज हुआ, तो इन कंपनीज को बहुत ज्यादा हिट हो सकता है. तो इसलिए ये कंपनियां बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं. दूसरा एक जो कारण पहले होता था, अब जो थोड़ा ठीक हो गया है, क्योंकि लिवरेज कम हो गया है स्मॉलर कंपनीज में. अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगी तो जो बैलेंस शीट लिवरेज था एज ए कैटेगरी, वो कुछ 0.8 के आसपास था, अभी 0.5 के आसपास हो गया है. लेकिन पहले लिवरेज ज्यादा होता था. तो जब भी आपकी बैलेंस शीट में लिवरेज ज्यादा है तो उससे जो इक्विटी वैल्यू में डिस्ट्रक्शन होता है इन बैड टाइम्स वो बहुत ज्यादा होता है. जनरली लार्ज कैप कंपनीज के पास डेट नहीं होता है. तो लार्ज कैप में भी जो लिवरेज कंपनियां होती हैं उतनी वोलेटाइल होती हैं.
लेकिन चूंकि स्मॉल कैप में उनको ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो उनके पास लिवरेज हमेशा से ज़्यादा होता था। अभी ये सिचुएशन बहुत अच्छी है कि लिवरेज कम है, तो एक ये दूसरा कारण है वोलेटिलिटी होने का। तीसरा ये होता है कि जनरली दीज स्टॉक्स हैव टेंडेंसी टू गो अप टू मच इन अ गुड टाइम, तो इसके कारण भी वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि जब थोड़ा भी टाइम खराब होता है तो फिर उनके फॉल भी उतना ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों यूफोरिया और डेस्परेशन दोनों काम करते हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी वोलेटाइल। तो वोलेटिलिटी का एक ही सोल्यूशन है, टाइम होराइजन। आपको अगर किसी भी वोलेटाइल एसेट क्लास में पैसा बनाना है तो आपको दो ही चीजें कर सकते हैं। ईदर यू टाइम इट वेल, विच इज वेरी चैलेंजिंग, राइट, बिकॉज टाइमिंग द मार्केट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। सेकेंड ये है कि आप उसको टाइम होराइजन ज्यादा दे दीजिए, तो जो आपकी हम जिसको कहते हैं डिलीवर्ड वोलेटिलिटी ओवर लॉन्ग रन, वो कम हो जाती है, राइट। सो इफ यू गिव इट 10-12 years it goes down, and if you are good in terms of creating a portfolio, selecting stocks etc, जहाँ पे आपके पास डिजास्टर कम हो, आप हॉरिबल मिस्टेक्स कम करें, तो फिर आपकी वोलेटिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। जो दूसरा कारण है कि वाई स्मॉल कैप्स आर वेरी वोलेटाइल इज टू डू विद द यूनिवर्स एंड द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्स। कि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज को देखिए तो उसमें जो सबसे अच्छी कंपनी है और जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे छोटी कंपनी है, उसकी क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्मॉल कैप्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लगभग 250 स्टॉक का प्राइमरी यूनिवर्स है, और उसके नीचे के भी सब जो हम माइक्रो कैप कहते हैं वो भी एक्चुअली स्मॉल कैप में ही आते हैं। तो अगर आप 250 भी देखेंगे तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट है और जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है वो बहुत डिफर करती हैं, तो इसलिए उनके एवरेज पे बड़ा असर पड़ता है समय का, राइट। तो ये दो कारण है। तो इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप्स में, तो आप जो पैसा 10 साल के लिए छोड़ सकते हो और जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर वो -20 -25% का भी हो जाए, तो वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, उतना ही एलोकेशन करना है। अदरवाइज आपको सेफर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, which are relatively safer. Yeah, I mean, so that means we can say कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड थंब रूल नहीं है कि इतना परसेंटेज आपको स्मॉल कैप में डालना ही डालना चाहिए। Alright. So you were talking about the Grow Small Cap Fund. So help us understand, अनुपम जी, कि ये जो स्मॉल कैप एज अ सेगमेंट है काफी क्लटर्ड है, बहुत सारे फंड्स हैं इन द स्मॉल कैप स्पेस। सो टेल अस कि आपका जो फंड है द ग्रो स्मॉल कैप फंड, ये दूसरे स्मॉल कैप फंड से अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है? सो टेक अस थ्रू द फंड, हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कैसे अलग है फ्रॉम ऑल द अदर एग्जिस्टिंग फंड्स इन द मार्केट। तो देखिए, एक तो पहली चीज है कि वी वांट टू बी ट्रू टू लेवल। तो जैसे हम इसमें कोशिश, या हमारा ये कमिटमेंट है कि व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डू, तो पहली चीज तो है कि हम कभी इसमें लार्ज कैप्स नहीं खरीदेंगे। तो वी वांट टू बी ट्रू टू लेवल, जैसे हमने मल्टी कैप में कहा कि वी वांट टू बी ट्रू टू लेवल, तो वी विल बी ट्रू टू लेवल एंड वी विल बी मोस्टली स्मॉल कैप्स। कभी हम थोड़ा बहुत एलोकेशन मिड कैप में लेंगे, स्मॉलर मिड कैप्स स्पेशली, आर दोज स्मॉल कैप्स विच आर बिकमिंग मिड कैप्स, क्योंकि वी वांट टू राइड इट थ्रू। तो वो जो हमारे पास बैलेंस 35% जगह है, तो सेबी रूल ये कहता है कि आपको 65% स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड रहना है इस फंड में। तो दैट तो वी विल ऑलवेज मेंटेन। जो बैलेंस 35 है वो या तो स्मॉल कैप्स में रहेगा, या कुछ मिड कैप्स रहेंगे, या हम कैश रख लेंगे अगर हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वी डोंट वांट टू कीप लार्ज कैप्स इन दिस। तो दिस इज वन ट्रू टू लेवल। दूसरा क्या है कि हमारा ये बिलीफ है कि स्मॉल कैप्स में प्योर बॉटम अप स्टोरी ही आपको समझनी होती है, बिकॉज कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉलर कंपनीज, फॉर एनी कंपनी, बट स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि आप अंडरस्टैंड करें कि कैपेबिलिटी कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग इसको प्योर बॉटम अप ही रन करेंगे। वी विल नॉट टेक थीमेटिक कॉल्स, वी विल नॉट टेक टॉप डाउन कॉल्स, because we think that doesn't work in small caps. So these are some of the differentiations that we think we will have. Okay, wonderful. Why do you believe कि active management small cap funds में जरूरी होता है? थोड़ा उसी के ऊपर elaborate करिए अनुपम। Small caps में specifically क्यों active management जरूरी है? Okay, तो देखिए, इसको थोड़ा अगर डिटेल में समझिए कि आपका पैसा कैसे बनता है किसी भी स्टॉक में, राइट? कि आप उसके कंपनी को अच्छे से समझें, उसका बिजनेस क्या है उसको समझे, उसके मैनेजमेंट की आप कैपेबिलिटी समझे, और उसके बाद आप उसका वैल्यूएशन करें। और जब आपको लगता है कि आप
उसके वैल्यूएशन, जो उसका एक फेयर वैल्यूएशन हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको उससे वो स्टॉक कम नीचे की प्राइस पे मिल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंपाउंडिंग होती रहेगी। Yeah. जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होके लार्ज कैप बनती हैं। तो उनमें दो चीज़ें होती है, एक तो कंपनी की लाइफ बहुत बड़ी है, राइट, वो कंपनी 25 30 40 साल पुरानी है और वो ग्रो करते हुए आई है, तब वो इतनी बड़ी बनी है। तो उस कंपनी की खुद की कैपेबिलिटी बहुत इवॉल्व हो चुकी है, राइट। उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, जो स्ट्रेटजिक समझ है, उसको काफ़ी कुछ आता है। उसको पता है कि हमें कंपटीशन से कैसे फाइट करना है, हमको कैसे मार्केट शेयर गेन करना है। उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी है, एक डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड और एग्जीक्यूशन है। और उनकी बैलेंस शीट भी जनरली स्ट्रांग हो जाती है। जब तक आप लार्ज कैप बनते हो, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती है। और दूसरा क्या है कि उनको बहुत सारे लोग कवर कर रहे होते हैं, सेल साइड का कवरेज अच्छा होता है, रिसर्च एनालिस्ट जो कवर करते हैं, तो लोगों को उनके बारे में काफी कुछ पता होता है। पता रहता है। तो ऐसे में मिस प्राइसिंग ढूंढना बहुत फंड मैनेजर या इन्वेस्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है, राइट। तो इसलिए आपके लिए इंडेक्स में काम करना एक फायदेमंद चीज हो सकती है, राइट, इफ यू डू पैसिव इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो इंडेक्स खुद ही एक एक्टिवली रोटेट कर रहा है अपने आप को, स्पेशली इन लार्ज कैप्स। और थोड़ा इंडेक्स स्क्यूड है बिकॉज बैंकिंग का उसमें वेट बहुत ज्यादा है, राइट, दैट इज इन लार्ज कैप्स। अभी आप यही चीज स्मॉल कैप में देखिए कि स्मॉल कैप में कंपनियां अभी छोटी छोटी हैं। जैसे कोई कंपनी 1,000 करोड़ की या 2,000 करोड़ की रेवेन्यू की कंपनी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कैपेबिलिटी है, बट उसमें ये डिसाइड करना कि ये कंपनी 5-6 हज़ार करोड़ या 10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है कि नहीं, ये अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो, फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। जी। क्योंकि शुरू की जो ग्रोथ होती है, लेट्स से 500 करोड़ 1,000 करोड़, वो रिलेटिवली इजी होती है। उसके बाद ग्रो कर पाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। जब हम बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं कैपेबिलिटी, तो यह है क्या, कैपेबिलिटी एट एवरी स्टेज, राइट, कि आप अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि टैलेंट ब्रिंग्स कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ब्रिंग्स ग्रोथ, राइट। देन क्या आप कैपिटल रेस कर पाते हो कि नहीं सही टाइम पे, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पाते हो कि नहीं। हम इसको कहते हैं कैलिब्रेटेड रिस्क टेकिंग, कि स्मॉल कैप के प्रमोटर को या छोटी कंपनी के प्रमोटर को ऐसा होना पड़ता है कि ना तो बहुत ज्यादा रिस्क ले कि पूरे बिजनेस पे ही एक क्वेश्चन मार्क आ जाए, ना ही वो विदाउट रिस्क रहे, क्योंकि अगर वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो कॉल इज कैलिब्रेटेड रिस्क टेकिंग। अब हर मैनेजमेंट और हर प्रमोटर में ये कैलिब्रेटेड रिस्क टेकिंग नहीं होती है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बहुत सारी स्मॉल कंपनीज फेल हो जाती हैं टू स्केल अप, क्योंकि उनके मैनेजमेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सही तरीके से बिजनेस रन करके उसको बड़ा स्केल अप कर पाए। तो इसलिए पूरे स्मॉल कैप यूनिवर्स में आप देखेंगे तो बहुत सी ही कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी होके मिड कैप और लार्ज कैप बन पाती हैं। अब अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो फेलियर बहुत हो रहा है आपके यूनिवर्स में, और जो सक्सेस है वो ऊपर चली जाती है, वो मिड कैप बन जा रही है और लार्ज कैप बनती जा रही है, राइट। तो आपका यूनिवर्स हमेशा थोड़ा थोड़ा सब ऑप्टिमल होता जा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडेक्स में जो एवरेजेस के बेस पे काम हो रहा है, या जो उसका सेंटिमेंट के साथ जो कोरिलेशन है वो काफी ज्यादा है, राइट। सेंटिमेंट के साथ जो कोरिलेशन है वो ज्यादा है। तो इसलिए जो पूरा का पूरा इंडेक्स है, ऐसा लग सकता है कि 5 साल बाद वहीं का वहीं खड़ा है, राइट, जबकि उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनने अच्छा परफॉर्म कर दिया। जी। तो ये सारी चैलेंज, तो हमको ये समझना है कि स्मॉल कैप्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिटेबली कैप्चर करना भी डिफिकल्ट है, और वो हर कंपनी नहीं कर पाती है। और जनरली चूंकि अभी कैपिटल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, तो कंपटीशन भी बहुत होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद जरूरी नहीं है कि सारे स्मॉल कैप सक्सेसफुल हो जाएंगे। I think it is an absolutely valid point that you said. Okay, so just one last question, and इसको आप हमारे conversation का summary मानिए कि एक investor को क्या वो few key things ध्यान में रखनी चाहिए while allocating in small caps. तो टू रिपीट द सेम थिंग, टाइम होराइजन,
एंड कितना आपके पास टॉलरेंस टू वोलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी। आप वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आप देख सकते हैं कि इट कैन बी वोलेटाइल विदाउट कॉजिंग यू एनी पेन और प्रॉब्लम। इन्वेस्टिंग में क्या दोनों प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, राइट? वी डोंट वांट बोथ टू हैपन। तो बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विल गिव यू फर्दर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जी। दूसरा, टाइम होराइजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वन थिंग दैट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर मिस, एंड थोड़ा कई बार हम लोग को दुख भी होता है कि हमारी इंडस्ट्री पिछले 20-25 सालों से सिखाने की कोशिश कर रही है, दिखा रही है डेटा में कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें तो आपकी कंपाउंडिंग ठीक ठाक हो जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेन इन बिटवीन, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं कि पिछले 20 सालों में पेन नहीं हुए हमारे साथ, इकोनॉमी के साथ या मार्केट के साथ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो आपकी कंपाउंडिंग ठीक ठाक हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर स्टिल डोंट अप्रिशिएट इट और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते हैं। तो टाइम होराइजन पे फोकस करना और उसको समझना बहुत जरूरी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए ये बेसिक चीज समझना ज्यादा जरूरी है बजाय इकोनॉमिक एनालिसिस या स्टॉक एनालिसिस या सेक्टोरल एनालिसिस, राइट? बिकॉज दिस विल गिव यू बेटर आउटकम देन इवन इफ यू अंडरस्टैंड स्टॉक्स आर कंपनीज बेटर। वो आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर अच्छा होगा। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और फियर एंड ग्रीड नहीं करना है। Both are big enemies for investors. And fourth point is ki be disciplined. It is very, very important that you need to be disciplined. Think long term. Don't get into fear and greed. And select right product for you. Most of the people do this mistake कि वो सिंपली सर्च करते हैं या देखते हैं कि पिछले 1 साल या 3 सालों में जिस कैटेगरी का, जिस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट अप्रोच। इट्स अ गुड फैक्टर टू लुक एट। आई वुड नॉट से कि आप एकदम ही ये मत सोचिए कि भाई जिसका परफॉर्मेंस खराब है उसी में इन्वेस्ट करने से अच्छा हो सकता है, नॉट नेसेसरीली। तो आप ये फैक्टर देखिए कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन करिए, लेकिन आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। आपको पहले अपना एलोकेशन सही करना होगा, सिलेक्शन सही करना होगा ऑफ राइट प्रोडक्ट कैटेगरी, देन यू शुड लुक एट कि विच स्कीम, विच फंड हाउस टू बाय। तो आई थिंक अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो इट विल वर्क आउट वेल। वी ऑलवेज से कि इन्वेस्टिंग में लॉजिक का हम बहुत लगा सकते हैं, लेकिन बिहेवियर प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, ये सब एक इन्वेस्टर के बिहेवियर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रूली मैनेज कर सकते हैं अपने इमोशंस को व्हेन यू इन्वेस्ट, आई थिंक यू विल डू अ ग्रेट जॉब विद योर इन्वेस्टमेंट। सो थैंक यू सो मच अनुपम जी। आज का जो हमारा एपिसोड था, हमने ट्राई किया है हमारे व्यूअर्स के लिए कि स्मॉल कैप्स के बारे में बहुत डीप डाइव जाएं, एंड आपने बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। So thank you so much for your time, and I wish you all the very best for your NFO Small Cap Fund. Thank you so much for coming here today. Thank you for inviting me here. Thank you very much. Thank you so much. Wow, that was such an insightful and a detailed conversation with Mr. Anupam. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, especially about multi-cap funds and small cap funds. And I do hope कि इस एपिसोड के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सही माइंडसेट के साथ अगर हम इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सकता है। तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर अनुपम के साथ डिस्कस किया कि इंडियन मार्केट्स में सैनिटी वापस आ गई है। जो हमने एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म देखा था पोस्ट कोविड, अब हम थोड़े वैल्यूएशंस ठीक देख रहे हैं, स्पेशली इन द स्मॉल कैप सेगमेंट जहां पे हमने करेक्शन देखा है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस हैं वो फंडामेंटल्स के काफी पास आ गए हैं, विच बेसिकली क्रिएट्स हेल्दियर अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इक्विटी इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें साइकिल्स हमेशा रहेंगी, कभी यूफोरिया, कभी करेक्शन, कभी कंसोलिडेशन, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है आपको जो शॉर्ट टर्म नॉइज है उसको इग्नोर करना चाहिए और एक डिसिप्लिन तरीके से इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया है। मिस्टर अनुपम सेज कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो एक बिल्ट इन डिसिप्लिन के साथ आते हैं, क्योंकि इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, विच बेसिकली मीन्स आपका जो एलोकेशन रिस्क है वो काफी कम हो जाता है।
ही ऑल्सो सेज कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये कोर अप्रोच हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ग्रो मल्टी कैप फंड की 1 साल की जर्नी को देखा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड फंड मैनेजमेंट अप्रोच। फिर हमने स्मॉल कैप्स के बारे में डिस्कस किया। मिस्टर अनुपम सेज कि स्मॉल कैप्स जो एक डेकेडल अपॉर्चुनिटी है और ये हर इन्वेस्टर की नहीं होती है। स्मॉल कैप्स के लिए आइडियली आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम 10 साल और मे बी इवन मोर। और जो रिस्क टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो भी काफी होनी चाहिए। ही सेज कि आपको स्मॉल कैप्स में वही कैपिटल एलोकेट करनी चाहिए जिसमें टेम्पररी वॉलेटिलिटी या टेम्पररी ड्रॉडाउन्स में आपको साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस स्मॉल कैप के फेवर में काम कर रहे हैं। बेटर एक्सेस टू टैलेंट, to customers, to capital, digital infrastructure, stronger balance sheets, जो small cap के ecosystem को काफी strong बना रहे हैं। और इसी broad perspective के साथ हमने grow small cap fund के बारे में डिस्कस किया, जिसका NFO पीरियड 8th of January से 22nd of January तक है। और इस फंड को हम एक स्मॉल कैप एलोकेशन के परस्पेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। हमने स्मॉल कैप्स के कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे जो डिस्कस किया वो ये है कि स्मॉल कैप्स में एक्टिव मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। कंपनी क्वालिटी, गवर्नेंस, स्केलेबिलिटी, इनमें बहुत वाइड वेरिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से बॉटम अप अप्रोच एंड डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात, फियर और ग्रीड दोनों से दूर रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स होती हैं वो बिहेवियर की वजह से होती हैं। तो एक क्लियर प्लान होना, सही एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना इंस्टेड ऑफ चेजिंग रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म बहुत जरूरी होता है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने के बारे में कम, बल्कि पेशेंट, बीइंग डिसिप्लिन और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन रहने के बारे में ज्यादा होती है। So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.